हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? जयचंद। जयचंद जो था पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गढ़वाल शासक थे। नेक्स्ट, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे सोमेश्वर। नेक्स्ट है, अभी कई बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज, अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो विशलदेव कर देंगे, लेकिन विशलदेव नहीं, सोमेश्वर थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता। चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? वासुदेव। चौहान वंश का, चौहान राजवंश का प्रथम शासक था वासुदेव। नेक्स्ट है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ? तो राठौड़ वंश का उदय नहीं हुआ। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो अग्निकुंड का सिद्धांत है, इस सिद्धांत से सोलंकी वंश का भी उदय माना जाता है, परमार का भी, चौहान का भी माना जाता है, लेकिन राठौड़ वंश का उदय नहीं माना जाता राजपूतों की उत्पत्ति से अग्निकुंड के सिद्धांत में। सिंपल लैंग्वेज में कि राठौड़ की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड का जो सिद्धांत है राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित, उसके अनुसार नहीं हुई है। बाकी सोलंकी, परमार और चौहान वंश की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड के सिद्धांत से मानी जाती है। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धि का वर्णन है वह कौन सा है? बिजोलिया का अभिलेख। बिजोलिया के अभिलेख के अंदर शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन इस तरह से भी रिवर्स हो सकता है कि किस अभिलेख में, बिजोलिया के अभिलेख में किस चौहानों की किस शाखा के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो शाकंभरी के चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है बिजोलिया के शिलालेख में। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइनी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो सन 1191 में हुआ था प्रथम युद्ध, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? तो अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम राजस्थान के अंतर्गत रणथंबोर पर अधिकार किया था। नेक्स्ट है, वह शासक कौन था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो बिसलदेव चतुर्थ जो थे ऐसे शासक थे जिनके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। और डॉक्टर दशरथ शर्मा जो थे प्रमुख इतिहासकार थे, विश्व प्रसिद्ध और प्रमुख इतिहासकार थे। इनकी रचना है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। नेक्स्ट है, निम्न में से पृथ्वीराज चौहान के लेखक कौन है? निम्न में से पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट। जयानक ने लिखा था पृथ्वीराज विजय। तो जयानक भट्ट जो हैं पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था, या ये भी कह सकते हैं चौहान वंश का प्रथम शासक जो था वासुदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। रणथंबोर ने क्या किया था? सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर अटैक किया, ये रीजन था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? हम्मीर। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? हम्मीर देव चौहान जो थे अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर के शासक थे। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? 1308 ईस्वी में। फरिश्ता के अनुसार जो है 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर सेकंड अटैक किया था, द्वितीय आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो अजय राज ने बनाया था अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी।
1191 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज तृतीय को। देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को लड़ना पड़ा था मोहम्मद गोरी से 1191-92 के तराइन के युद्ध में। नेक्स्ट है, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विक्रयराज चतुर्थ या बिसलदेव भी इनको कहा जाता है। एक ही नाम है दोनों। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण इनके द्वारा ही किया गया था। देखिए, इसके अंदर जो है समझने वाली बात यह है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा बाद में बना था। पहले जो संस्कृत जो महाविद्यालय था, विद्यालय जो था, इसको तोड़कर ही बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ने इसका ऐबक ने करवाया था सिस्टम इसका, जबकि पहले ये बनाया गया था विद्यालय जो है विक्रयराज चतुर्थ के द्वारा। और नेक्स्ट है, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? उलुग खां ने। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? उलुग खां ने। तराइन का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा जो है, भाखड़ा नदी घाटी परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है स्थल राजस्थान में कहाँ से है? हरी के बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? श्री कंवर सेन जो इंजीनियर थे, वहाँ के सिंचाई इंजीनियर, इरिगेशन इंजीनियर, तो ये थे श्री कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर भी कहा जाता है, पहले नाम जो था इसका। राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों द्वारा कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है? 66.54%। राजस्थान में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में राजस्थान आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। या फिर यहाँ पर इसको ट्विस्ट करके भी डाल सकते हैं पेपर में कि जब सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए तब चौहान वंश का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट है, कानड़देव कहाँ का शासक था? जालोर का। ये भी चौहान थे कानड़देव, तो कानड़देव जालोर के शासक थे। पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में है? करौली जिले में। और ये जो देखिए पांचना जो बांध है, पांचना सिंचाई परियोजना के अंदर पांचना जो बांध है करौली में, ये मिट्टी से बना हुआ बांध है, पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ। पांचना सिंचाई परियोजना करौली जिले में है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? पांचना बांध। दोनों क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाते हैं यहाँ से। भाखड़ा नागल परियोजना का जो हिस्सा है राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 15.22%। 15.22% जो है राजस्थान का हिस्सा है किसमें? भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन ऐसे हैं, या आप 15% या 15% आप याद रखते हैं तो इसमें चलेगा, क्योंकि इसके आसपास के जो है ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, जैसे पॉइंट के अंदर नहीं दे रखा है। डायरेक्ट 15, 22.15, 25%, इसके अंतर्गत आप 15% याद रखेंगे तो भी आपके जो क्वेश्चंस का सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
नेक्स्ट है, निम्न में से पौंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? तो व्यास नदी के पर बनाया गया है पौंग बांध। सिंपल लैंग्वेज में पौंग बांध है व्यास नदी पर। और इम्पोर्टेंट बात है, ये राजस्थान के अंतर्गत है। मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? कोठारी नदी पर। मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है। माही नदी की सहायक नदियां हैं चाप, औराई, एरन और एराव। ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। ये जवाई, संगाई वगैरह जो है ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से साबरमती की सहायक नदी है? देखते हैं ऑप्शन। देखिए, मानसी, वाकल और हतमती जो है ये साबरमती की सहायक नदियां हैं, मानसी, वाकल। निम्न में से राजस्थान में झरने से सिंचाई की जाती है बांसवाड़ा क्षेत्र में। बांसवाड़ा क्षेत्र में जो है झरने से सिंचाई की जाती है। निम्न में से राजस्थान में मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य है उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना। ये मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में है? सवाई माधोपुर में। निम्न में से कौन सा बांध करौली जिले में है? पांचना बांध। और ये राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ बांध भी है, पांचना बांध। और ये पांचना जो है राजस्थान में है, पांचना बांध और पांचना परियोजना। नेक्स्ट है, देखिए इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, पांचना परियोजना जो है इसी के अंदर पांचना बांध बनाया गया है। राजस्थान की सबसे बड़ी निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी है और निरंतर बहने वाली नदी भी है। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी बनास नदी है। निम्न में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है? तो पांचना जो है ये करौली की परियोजना है, जबकि भीमसागर, छापी और एक हरिश्चंद्र सागर जो परियोजना है ये झालावाड़ से संबंधित है, जबकि पांचना जो है करौली से संबंधित है। भाखड़ा नागल परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रथम योजना से पहले। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? थर्ड। पवन ऊर्जा के दृष्टि से देखा जाए, उस पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए तो राजस्थान तीसरे स्थान पर है, थर्ड पोजीशन पे है। राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली जो है पाई जाती है? 60.20% भाग पर। मतलब कुल जो अपवाह प्रणाली है या फिर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली है? तो 60%, लगभग 60% जो है, और सबसे ज़्यादा आंतरिक प्रवाह प्रणाली ही है राजस्थान के अंतर्गत। आंतरिक प्रवाह प्रणाली से अंतर्गत है कि जो नदियाँ समुद्र तक या फिर किसी नदी तक अपना जल नहीं ले जाती, वो स्थल के अंदर ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसी को बोलते हैं आंतरिक अपवाह प्रणाली या आंतरिक प्रवाह प्रणाली। निम्न में से चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है कौन सा है? चर्मणवती नाम है राजस्थान में चंबल नदी का प्राचीन नाम। चंबल राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ के निकट से प्रवेश करती है राजस्थान में। निकलती है कहाँ से? ये मध्य प्रदेश से निकलती है, विंध्याचल से। निम्न में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल है? जनापाव की पहाड़ियाँ। चंबल नदी का उद्गम है जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है ये, लेकिन ये राजस्थान से नहीं निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ के पास। नेक्स्ट है, राजस्थान में चूलिया प्रपात जो है कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी बनाती है। या फिर चूलिया जलप्रपात जो है किस नदी पर है? चंबल नदी पर। राजस्थान में बेडज, बनास, मेनाल का त्रिवेणी संगम है बिगोद। ये बिगोद जो है भीलवाड़ा में है। किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? बेडज, बनास और मेनाल, 3 नदियों का है।
बेडज नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? आयड़। कुछ क्षेत्र के प्रवाह के अंतर्गत इसको आयड़ के नाम से जाना जाता है, देन इसका नाम हो जाता है बेडज नदी। तो इसी का नाम है आयड़ और बेडज। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल है? खमनोर की पहाड़ियाँ। राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, बनास नदी जो है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जबकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो चंबल। लेकिन चंबल जो है राजस्थान के अलावा भी राज्यों से अन्य राज्यों में बहती है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? बनास को। निम्न में से चंबल की कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर जो है चंबल की कुल लंबाई है। निम्न में से डेबर झील नाम है जयसमंद का? जयसमंद का ही नाम है डेबर झील। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान की। बाकी डेढ़वाना और पचपदरा भी जो है ये खारे पानी की झीलें हैं। डेढ़वाना जो है नागौर में है। निम्न में से कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? पश्चिमी बनास नदी जो है कच्छ की खाड़ी में गिरती है। निम्न में से लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? बालोतरा बाड़मेर के बाद में जो है लूनी नदी का जल जो है खारा हो जाता है। कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में बैराड़ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा नदी। राजस्थान में बैराड़ की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है। और बैराड़ की पहाड़ियाँ क्या हैं? जयपुर जिले में। राजस्थान में मावट किसे कहते हैं? एक सिंपल सा यहाँ पे आंसर हो जाता है, शीत ऋतु में राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी चक्रवातों से होने वाली वर्षा या फिर पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से शीत ऋतु में जो वर्षा होती है राजस्थान में उसे मावट कहा जाता है, शीतकालीन वर्षा को। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। और जनापाव पहाड़ियाँ जो है विंध्याचल के क्षेत्र के अंतर्गत ही है, तो ये मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है जो राजस्थान में चौरासीगढ़ के पास से प्रवेश करती है। और इसी नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, चंबल नदी पर ही। और चंबल नदी जो है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जबकि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। सागर का कौन सा भाग राजस्थान के निकट है? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी सागर का वह भाग है जो राजस्थान के निकट है। राजस्थान राज्य में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से होती है राजस्थान में अधिकांश वर्षा। अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना है? 80 सेंटीमीटर। पश्चिमी विक्षोभों जिनमें शीतकाल में राजस्थान में मावट होती है का संबंध है भूमध्य सागर से। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध भूमध्य सागर से है जिनसे क्या होती है शीतकाल में राजस्थान में मावट होती है। शीतकालीन वर्षा को मावट कहा जाता है राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे ज़्यादा होता है? श्रीगंगानगर में सूर्य किरणों का तिरछापन सबसे अधिक ज़्यादा होता है, क्योंकि श्रीगंगानगर जो है सबसे उत्तरी क्षेत्र है राजस्थान का। सबसे उत्तरी क्षेत्र का मतलब यहाँ पर जो है कर्क रेखा से सबसे ज़्यादा दूरी है श्रीगंगानगर की।
अन्य जिलों की तुलना में। जबकि बात करें, अगर इसी के अंदर बात की जाएगी किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी सबसे सीधी पड़ती है, सीधी चमकती है, तो बांसवाड़ा हो जाएगा। राजस्थान की बनाव नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी। अब एक खमनोर की जो पहाड़ी है कहाँ 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 पे है? राजसमंद में है खमनोर की पहाड़ी, और यहीं से राजस्थान की जो है बनाफ नदी निकलती है। और बनाफ नदी राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, खमनोर की पहाड़ियाँ जहाँ से बनाफ नदी का उद्गम होता है किस जिले में है? तो राजसमंद जिले में। बैराट की जो पहाड़ी जयपुर में है, नाग पहाड़ अजमेर में है, जनापाव पहाड़ी जो है विंध्याचल मध्य प्रदेश। बैराट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा नदी। और बैराट की जो पहाड़ियाँ जयपुर से संबंधित है। उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बेड़च नदी। उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से जो है बेड़च नदी निकलती है, और इसका कुछ प्रवाह क्षेत्र तक तो इसका नाम बेड़च होता है, और कुछ स्थान तक जो है इसका नाम आयड़ नदी होता है। तो इसी का नाम आयड़ और बेड़च दोनों एक ही नाम है, लेकिन इसका अन्य नाम आयड़ है। नेक्स्ट है, अजमेर के नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है? तो लूनी नदी निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से। अगर नेक्स्ट बात करें कि निम्न में से मध्य प्रदेश के धार जिले से कौन सी नदी निकलती है? तो माही नदी जो है मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, और राजस्थान में बांसवाड़ा के खांडू गांव से प्रवेश करती है यही माही नदी। और यही माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है राजस्थान में। और यही माही नदी जो है राजस्थान के किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। राजस्थान का कौन सा शहर कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भीलवाड़ा शहर जो है राजस्थान का ऐसा शहर है जो कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है। बनेश्वर व गलियाकोट किस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं? एक तो बनेश्वर, दूसरा गलियाकोट जो है किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? बेणेश्वर व गलियाकोट दोनों ही माही नदी के किनारे बसे हुए हैं। झालावाड़ व गागरोन जो है किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? काली सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं। गागरोन का जो दुर्ग भी जो है, ये 2 नदियां जो है काली सिंध और एक महू, जो ये नदियां हैं इनके संगम पर है, लेकिन ये झालावाड़ और गागरोन दोनों जो हैं काली सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं। सुकड़ी गुहिया नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सोजत। पाली का जो सोजत है, सोजत सिटी, ये सुकड़ी गुहिया नदी के किनारे बसा हुआ है, स्थित है। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। राजस्थान में रेगिस्तान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान में जो है रेगिस्तान पाया जाता है। राजस्थान में किस जिले से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं राजस्थान के अजमेर जिले से। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 8 NH8 जो है राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान में मानसूनी हवाओं के प्रत्यावर्तन का समय जो होता है कब होता है? दीनदयाल के 2 विख्यात शिष्य जिन्होंने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त की, तो कौन थे ये? सुंदर जी व रज्जब जी जो थे, ये दीनदयाल के 2 शिष्य थे जिन्होंने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। विख्यात शिष्य थे ये, प्रसिद्ध। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस त्यौहार पर खिजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है? खिजड़ी की पूजा की जाती है। तो दशहरा पर जो है राजस्थान में दशहरा के अवसर पर खिजड़ी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में दादूपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? केन की जगह यहाँ पे कौन है? राजस्थान में दादूपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? प्रवर्तक का मतलब होता है जिसने चलाया इस संप्रदाय को, शुरू किया। तो दादू दयाल को माना जाता है दादूपंथी संप्रदाय का प्रवर्तक। नेक्स्ट है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य जो थे वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? जफनाती संप्रदाय से अग्नि नृत्य का संबंध है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतले नदी से।
और गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट है एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से। आहड़ जो पुरातात्विक स्थल है, इससे यहाँ से जो है एक घर में एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है लौह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ मिली है? तो सुनारी में मिली है लौह अयस्क के लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ। पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर में। पूर्व या प्राक हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इनमें से बताना है आपको बेराट, गणेश्वर और नौहर रंगमहल में से। तो इनमें से गणेश्वर में प्राप्त हुए हैं ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष जो पूर्व हड़प्पाकालीन थे। देखिए जो ये पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष एक से अधिक स्थलों से प्राप्त हुए हैं, इसलिए हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें निम्न में से बताना है कि बेराट, गणेश्वर, नौहा और रंगमहल में से कौन से स्थलों से जो है पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना जो है कहाँ की गई? कालीबंगा में की गई है। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। पीलीबंगा और कालीबंगा दोनों ही हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट है देखिए जो अशोककालीन गौड़ बौद्ध मंदिर है वह स्तूप जो है कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बीजक पहाड़ी से। बीजक की करेक्ट ऑप्शन होगा, बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं अशोककालीन गौड़ बौद्ध मंदिर व स्तूप। नेक्स्ट जो है कालीबंगा सभ्यता के लोग जो है किस लिपि का प्रयोग करते थे? सिंधु लिपि का प्रयोग करते थे और इन द सेंस कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसी का प्रयोग करते थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। अलग से कालीबंगा स्थल की कोई लिपि नहीं थी। निम्न में से लूनी नदी के किनारे जो है स्थित पुरातात्विक स्थल है कौन सा है? तिलवाड़ा। बालातल उदयपुर में है, बैरहाट जयपुर में है, नौहर, बालातल, तिलवाड़ा, इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो तिलवाड़ा जो है लूनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कि बड़ी संख्या में मालव, सिक्के व आहत मुद्राएं कहाँ प्राप्त हुई है? नगर। बड़ी संख्या में मालव, सिक्के व आहत मुद्राएं नगर से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है निम्न में से नलियासर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में। नलियासर जो है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट है निम्न में से किन स्थलों पर पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? जायल, डीडवाना, नागौर। जायल और डीडवाना, नागौर से जो है इन स्थलों से जो है पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बागोर सभ्यता का उत्खनन जो है उत्खनन कार्य किसके निर्देशन हुआ था? तो डॉक्टर वी.एन. मिश्रा के निर्देशन में हुआ था बागोर सभ्यता का उत्खनन का कार्य। राजस्थान के प्राचीन टाटानगर के नाम से विख्यात राजस्थान राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? प्राचीन सिक्कों का भंडार मिला है जो एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है रेड टोंक से, जिसको प्राचीन भारत का टाटानगर के नाम से जाना जाता है या फिर प्राचीन टाटानगर के नाम से विख्यात था। तो एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, प्राचीन सिक्कों का भंडार मिला है यहाँ से। नेक्स्ट है राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है आहड़। ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं इनमें से सबसे प्रमुख सभ्यताएं कौन सी है राजस्थान की? तो आहड़ है। निम्न में से आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? उद्योग धंधे। आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उद्योग धंधे थे। नेक्स्ट है कालीबंगा की सभ्यता जो है किस नदी के किनारे फैली थी? सरस्वती नदी।
कालीबंगा की सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फैली थी। आहट सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वह सभ्यता कौन सी है? ताम्रयुगीन। आहट सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वह कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता। कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बीके थापर व जॉन मार्शल। देखिए यहाँ पे निर्देशन की बात हो रही है, कालीबंगा का उत्खनन के निर्देशन की बात हो रही है। जो निर्देशन में शामिल थे बीके थापर और जॉन मार्शल। कालीबंगा की खुदाई, नेक्स्ट है, कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? 3। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के 3 स्तर पाए गए हैं। तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा? पृथ्वीराज चौहान की विजय। तराइन के दो युद्ध हुए थे 1191 और 92 में। देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, इसका परिणाम रहा था पृथ्वीराज की विजय हुई थी। पृथ्वीराज की यहाँ इस युद्ध में जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी जो है हार गया था। लेकिन दूसरा जो युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, तो उसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात हो रही है यहाँ पे। पहले युद्ध में जीत किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। दूसरे युद्ध में जीत किसकी? मोहम्मद गोरी की। और तराइन का जो दूसरा युद्ध है, इसे भारतीय इतिहास में जो है काफ़ी युग परिवर्तन का युद्ध कहा जाता है। युग परिवर्तन का युद्ध कहते हैं। हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद में स्थित है। किस खेल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? बास्केटबॉल को किया गया था। यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया? 1948 में, 1948 में। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जो राजस्थान का राज्य खेल है, इसको राज्य खेल कब घोषित किया गया? 1948 में, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करेंगे। राजस्थान का राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 1983 में, 1983 में जो है इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। क्वेश्चन 2 क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? 1983 में। नेक्स्ट है, मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में। मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, 80 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? अलवर में। 80 खंभों की छतरी भी अलवर में ही है और मूसी महारानी की छतरी भी, दोनों ही अलवर में है। देखिए नेक्स्ट है, बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था? बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज, जो कहते हैं कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से ये मेवाड़ का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का खिजराबाद नाम जो है किस मुगल शासक ने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था चित्तौड़ का खिजराबाद नाम, और ये अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर ही रखा था। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिजर खां, इनके नाम पर, इसके नाम पर चित्तौड़ का नाम जो है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया था और उसके बाद में इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। किसके नाम पर? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर। और एक और जो है ये अपना जो रणथंभौर है, इसका नाम भी बदल के रखा था इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, खैराबाद। कोई भी स्पीकिंग मिस्टेक के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी कंप्लेन जो है टाइप कर सकते हैं। एक्सप्लेन में कोई मिस्टेक हो सकती है। जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी कहाँ पर थी? मंडोर। जोधपुर से पहले सामान्यतः राठौड़ों की राजधानी जोधपुर थी, लेकिन जोधपुर से भी पहले राठौड़ों की राजधानी कहाँ पे थी? मंडोर। आमेर जो है देखिए जयपुर में है, भीनमाल जालौर में है, आना सागर कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? जालोर। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला जालोर है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें लासोड़िया या लसाड़िया आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? सूरजमल दास ने या फिर सुरमल दास ने। सुरमल दास ने शुरू किया था लासोड़िया या लासड़िया आंदोलन। नेक्स्ट है बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं बेराट से। नेक्स्ट है कि प्रोफेसर H.D. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सा है? आहड़। अब क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन जो है किसके निर्देशन में हुआ था? तो प्रोफेसर H.D. सांकलिया के निर्देशन में हुआ था आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन। भोजराज कालभोज की बात हमने की। कालभोज किसका वास्तविक नाम था? बप्पा रावल का। निम्न में से किसने पिछोला झील का निर्माण करवाया? तो पीछू बंजारे ने, पीछू नामक के बंजारे ने या फिर बंजारे ने जो है पिछोला झील का निर्माण करवाया था, ऐसा जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है देखिए 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का जो है नेतृत्व किसने किया था? 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मानसिंह ने। नेक्स्ट है 1207 ईस्वी में किसने आमेर की मीणाओं को पराजित करके आमेर को कछवा राजधानी बनाया? 1207 ईस्वी में किसने आमेर की मीणाओं को हराकर आमेर को कछवा की राजधानी बनाया? कोकिल देव ने जो है आमेर को कछवा वंश की राजधानी बनाया था। कब? 1207 ईस्वी में आमेर की मीणाओं को हराकर। पहले राजपूत राजा जिसने अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान अधीनता स्वीकार की? भारमल। भारमल पहले राजपूत राजा थे जिसने अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान ही उनकी अधीनता स्वीकार की थी। राजा मानसिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया था? 592 ईस्वी में। 1592 में जो है आमेर के महलों का निर्माण हुआ था और ये करवाया किसने था? राजा मानसिंह ने। सिंपल लैंग्वेज में आ सकता है, आमेर के महलों का निर्माण किसने करवाया? राजा मानसिंह ने। कब करवाया? 1592 में, 1592 में। नेक्स्ट है 18 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? 18 जून 1576 को जो है कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? तो ये हल्दीघाटी का युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया था। नेक्स्ट 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था। राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है? अलवर में। राजस्थान में बालादुर्ग अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? चूरू का किला। राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु सबसे चर्चित दुर्ग चूरू का किला है। और चूरू के किले को चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग के नाम से जाना जाता है। चांदी के गोले वाला दुर्ग भी इसी को कहते हैं, चूरू के दुर्ग को, चूरू का जो किला है। मिर्जा राजा जयसिंह का संबंध किस वंश से है? कछवा वंश के ये शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह, और इनको मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। इनमें से कौन सा किला चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर बना हुआ है? मेहरानगढ़ किला जोधपुर का जो है चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ किले के निर्माता शासक चित्रांगद का संबंध किस राजवंश से है? मौर्य से। मौर्य राजवंश से है चित्रांगद का संबंध। जो चित्तौड़गढ़ किले के निर्माता शासक माने जाते हैं चित्रांगद मौर्य। नेक्स्ट है पृथ्वीराज की अल्पायु में शासन का प्रबंध कौन करता था? उनकी मां कपूरी देवी। राजस्थान के लोक संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में। राजस्थान में रामसनी किसके उपासक हैं? निर्गुण निराकार ब्रह्म के। नेक्स्ट है राजस्थान से जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक श्री जसनाथ जी का जन्म स्थान है खत्रियासर बीकानेर। सिख धर्म के सर्वाधिक अनुयायी राजस्थान में किस जिले में है? गंगानगर व हनुमानगढ़ में। देखिए यहाँ पे एक लॉजिक काम करता है कि सिख धर्म के अनुयायी सर्वाधिक इन्हीं जिलों में क्यों हैं? क्योंकि ये जो ज़िले हैं ये पंजाब से टच हो रहे हैं और पंजाब जो है सिख समुदायों का वैसे ही जो है बहुत ज़्यादा एरिया है। परमहंस मंडली का संबंध राजस्थान में किससे है? जसनाती संप्रदाय से।
राजस्थान के पीपासर गांव का संबंध है संत जाम्बोजी से। राजस्थान में जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाए? बिश्नोई। राजस्थान जो है, राजस्थान में मुनियार